हेलो एवरीवन। आज मैं आपके साथ नेताजी का चश्मा पर चर्चा करूंगी, पर उससे पूर्व लेखक परिचय, स्वयं प्रकाश जी का संक्षिप्त जीवन परिचय और पाठ का सार स्पष्ट कर देती हूँ। समकालीन कहानी में महत्वपूर्ण स्थान रखने वाले कहानीकार स्वयं प्रकाश जी का जन्म 1947 में इंदौर मध्य प्रदेश में हुआ था। बड़ा इम्पोर्टेंट ईयर है। 1947 में ही हमारा देश भी स्वतंत्र हुआ था। उन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की और एक औद्योगिक प्रतिष्ठान में नौकरी से अपने जीवन की शुरुआत की। अपने जीवन का एक बड़ा हिस्सा उन्होंने राजस्थान में भी बिताया। वर्तमान में वे स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति से यानी रिटायरमेंट लेकर भोपाल में ही रह रहे हैं। उनकी चर्चा एक कुशल कथाकार के रूप में की जाती है या उन्हें एक कुशल कथाकार के रूप में जाना जाता है। वसुधा नामक पत्रिका के संपादन कार्य से भी वे जुड़े रहे और उनकी साहित्यिक सेवाओं के लिए उन्हें पहल सम्मान, जनमाली पुरस्कार, राजस्थान साहित्य अकादमी जैसे पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया। उनकी कुछ कहानी संग्रह, उनके अब तक कुल मिलाकर 13 कहानी संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें सूरज कब निकलेगा, आएंगे अच्छे दिन भी, आदमी जात का आदमी, संधान आदि मुख्य हैं। भाषा शैली, उनके साहित्य में तत्सम शब्दों का प्रयोग, देशज शब्दों का प्रयोग, तद्भव शब्दों का प्रयोग, आगत शब्दों का प्रयोग और कुछ जगह मुहावरा शैली देखने को मिलती है। अब मैं आ जाती हूं पाठ के सार पर। नेताजी का चश्मा नामक पाठ देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत है और एक भावपूर्ण कहानी है, जिसमें देश के नागरिकों को विकास के कार्य करने तथा देशभक्ति और देश प्रेम की भावना प्रगाढ़ करने की प्रेरणा दी गई है। कहानी में कैप्टन चश्मे वाले के माध्यम से देश के करोड़ों लोगों के देशभक्तिपूर्ण योगदान को स्थान दिया गया है या उभारा गया है, जो अपने अपने तरीके से देश प्रेम तो करते हैं, परंतु वे पर्दे के पीछे ही रह जाते हैं। कहानी के अनुसार केवल बड़ों में ही नहीं, बल्कि बच्चों अर्थात हमारा भविष्य, आने वाली पीढ़ी में भी देश प्रेम तथा देशभक्ति की भावना पर्याप्त मात्रा में भरी हुई है, क्योंकि हम जैसे हैं वही विरासत हम अपने बच्चों को देते हैं संस्कार के रूप में, परंतु उसे प्रदर्शित करने का हम सबका अपना अलग अलग तरीका होता है। आप स्टूडेंट्स हैं, आप अपने तरीके से देशभक्ति कर रहे हैं। मैं आपको स्पष्ट कर देती हूं कि आप पढ़ाई ठीक प्रकार से करके एक कुशल नागरिक बनकर देश के प्रति अपने प्रेम को अभिव्यक्त कर रहे हैं। दूसरी तरफ यदि हम पर्यावरण का ध्यान रखते हैं, संरक्षित करने का कार्य करते हैं, पानी को बचाने का कार्य करते हैं या अन्य जितनी भी हमारी ईश्वर प्रदत्त संपदा हमारे पास है, यदि हम उसे संरक्षित और सुरक्षित रखने का कार्य करते हैं तो हम अपने देश की सेवा कर रहे हैं, अपने देश के प्रति समर्पित हैं। देशभक्ति की भावना हम में भरी हुई है। हम टीचर हैं, विद्यालय जाते हैं, हालांकि वेतनभोगी हैं हम लोग, परंतु फिर भी यदि हम अपने बच्चों को अपने पाठ्यक्रम के अतिरिक्त देश संबंधी चर्चा उनके साथ यदि करते हैं, उनको समझाते हैं, एक अच्छा इंसान बनाने का कार्य करते हैं, उनको गढ़ते हैं, तो यह भी एक तरह से देश सेवा ही होती है। इसके बाद
अगला विषय हमारा आता है अभ्यास प्रश्न और उनके उत्तर। अभ्यास प्रश्न उत्तरों की जहां तक बात है, उसमें पहला प्रश्न आता है, सेनानी न होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे? उसके 3-4 मुख्य कारण हैं, जिनमें से पहला है, कैप्टन के मन में देशभक्ति और देश प्रेम की भावना कूट कूट कर भरी हुई थी। वह नेताजी के प्रति अगाध प्रेम और श्रद्धा का भाव रखता था। नेताजी की चश्मा विहीन मूर्ति उसे चोट पहुंचाती थी, आहत करती थी। वह अपने हृदय में देश के लिए त्याग और समर्पण की भावना किसी एक फौजी या कैप्टन के समान ही रखता था। यद्यपि उसका व्यक्तित्व किसी सेनानी जैसा तो बिल्कुल भी नहीं था, पर ये जो गुण मैंने कुछ बताए हैं, इनके कारण लोग उसे कैप्टन कहते थे। दूसरा प्रश्न आता है, हालदार साहब ने ड्राइवर को पहले चौराहे पर गाड़ी रोकने के लिए मना किया, लेकिन बाद में तुरंत रोकने को कहा। इस संदर्भ में 3 बातें दी गई हैं, उन तीनों को स्पष्ट करना है। पहली है, हालदार साहब पहले मायूस क्यों हो गए थे? हालदार साहब उस कस्बे से गुजरने से पहले जब उन्हें कैप्टन की मृत्यु का समाचार मिल गया था, तो वे मायूस इसलिए हो गए थे कि आज उन्हें चौराहे पर सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति बिना चश्मे वाली देखनी पड़ेगी, और उन्हें ऐसा लगता था कि कैप्टन तो अब नहीं रहा, तो मूर्ति पर चश्मा कौन लगाएगा? यही बात सोचकर वे मायूस हो गए थे। दूसरा प्रसंग आता है, मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा क्या उम्मीद जगाता है? मूर्ति पर चश्मा है, भले ही वह सरकंडे का है। इससे यह बात स्पष्ट हो जाती है कि लोगों में देशभक्तों के प्रति आज भी श्रद्धा का भाव है, वह समाप्त नहीं हुआ है। हालदार साहब की सोच में सरकंडे का चश्मा शायद किसी बच्चे की सोच का परिणाम होगा, और यह एक आशा उत्पन्न करने वाला विषय है कि नई पीढ़ी के बच्चों में भी देशभक्ति और देशभक्तों के प्रति आदर और श्रद्धा का भाव विद्यमान है। तीसरा प्रसंग आता है, हालदार साहब किस बात पर भावुक हो उठे? हालदार साहब इस बात को लेकर निराश थे कि आज उन्हें कैप्टन के जाने के बाद मूर्ति पर चश्मा नहीं मिलेगा, पर मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा देखकर उनकी सारी निराशा आशा में बदल गई। उन्हें लगा कि बच्चों में भी देशभक्तों के प्रति श्रद्धा विद्यमान है, और वे बच्चों में देशभक्ति की भावना को देखने लगे। इसी बात को सोचकर वे भावुक हो उठे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, आशय स्पष्ट कीजिए। बार बार सोचते क्या होगा उस कौम का जो अपने देश की खातिर घर गृहस्थी जवानी जिंदगी सब कुछ होम कर देने वालों पर हंसती है और अपने लिए बिकने के मौके ढूंढती है। हालदार साहब लोगों में घटती हुई देशभक्ति की भावना से आहत होकर कहते हैं कि जिन लोगों ने देश के लिए अपना संपूर्ण जीवन, अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया है, ऐसे देशभक्तों का लोग आज उपहास करते हैं। ऐसे लोगों के लिए स्वार्थ ही केवल महत्वपूर्ण वाली चीज रह जाती है, अपना स्वार्थ सिद्धि, जिसके लिए वे हर तरह की सारी मर्यादाएं त्यागने के लिए तैयार रहते हैं। आज उन लोगों की कमी नहीं है जो उन देशभक्तों को भी भूल चुके हैं, जो अपना घर परिवार, रिश्तेदार, अपनी जवानी, अपना यौवन, यहां तक
कि अपने जीवन का भी बलिदान कर चुके हैं। देशभक्ति भी आज केवल दिखावे का विषय रह गई है। बहुत सारे हमारे बच्चों को इन कहानियों का पता ही नहीं है, क्योंकि पहले समय में हमारी दादी होती थी घर में कहानी सुनाने के लिए, हमारी नानी के यहाँ जब हम जाते थे वो हमें कहानियां सुनाती थी। परंतु आज एकल परिवार होते जा रहे हैं, संयुक्त परिवार नहीं रह गए हैं, और माता पिता के पास इतना समय नहीं है कि बच्चों को अपने देश के बलिदानियों की या पराक्रमियों की कहानियां सुना सके, अपना इतिहास बता सके। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा सीधा साधा सा है। पान वाले का रेखा चित्र प्रस्तुत कीजिए। रेखा चित्र से तात्पर्य यहाँ शब्दबद्ध करना है। पान वाला जिसकी कस्बे के मेन चौराहे पर पान की दुकान है, उसकी दुकान पर अक्सर हालदार साहब रुक कर पान खाते हैं। पान वाला स्वभाव से बहुत खुशमिजाज व्यक्ति है। वह मोटा है, काला भी है। उसके मुंह में सदैव पान ठुसा रहता है, पान हमेशा वो खाता रहता है, और उसकी एक भारी भरकम सी तोंद भी है। पान ठुसे रहने से, हर समय पान खाते रहने से उसकी बतीसी यानी दांत और गम्स लाल और काले हो गए हैं। वह वाक्पटु भी है, बात करने में कुशल है, और व्यंग्यात्मक भाषा का प्रयोग करता है बोलते समय। कैप्टन के बारे में जब हालदार साहब ने उससे पूछा तो उसने उपहास करते हुए कहा कि वह लंगड़ा फौज में कैसे जा सकता है, क्या जाएगा वह लंगड़ा फौज में, पागल है वह। बताइए, जो अपने देश के बलिदानियों के सम्मान की रक्षा करता है, ऐसा व्यक्ति पागल हो सकता है? तो ये उपहास है। यहां वह भावुक भी है, सहृदय भी है, क्योंकि जब हालदार साहब ने मूर्ति पर चश्मा नहीं देखा और वो पान खाने गए और उन्होंने कैप्टन के विषय में पान वाले से पूछा, तो उसने अपने धोती के पल्ले से आंसू पोंछते हुए बताया कि साहब, कैप्टन अब नहीं रहा, वह मर गया है। खुशमिजाज था, जब वह हंसता था तो उसकी वो मोटी सी तोंद जो थी वो थिरकती थी, हंसते हंसते थुलथुल था, मोटा था। तो ये सारी उसकी क्वालिटी थी, और कैसा उसका व्यक्तित्व था ये यहाँ स्पष्ट किया गया है। नेक्स्ट आता है, वह लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल। कैप्टन के प्रति पान वाले की इस टिप्पणी पर आप अपनी प्रतिक्रिया स्पष्ट कीजिए। कैप्टन के प्रति पान वाले की टिप्पणी उसके संकीर्ण विचारों और सोच का प्रकट करने वाली है। कैप्टन जो सहानुभूति के साथ साथ एक सम्मान का पात्र भी था, उसी का इस तरह से उपहास किया जाना सर्वथा अनुचित है, गलत है। वह अपनी छोटी सी दुकान से, जो चलती फिरती दुकान थी, संदूकची के रूप में थी, देशभक्त सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति पर नित्य प्रति चश्मा लगाकर अपनी श्रद्धा उनके प्रति व्यक्त करता था। कैप्टन शारीरिक रूप से दिव्यांग था और कमजोर भी था, मरियल शब्द इसमें प्रयोग किया गया है, परंतु देशभक्ति की भावना प्रबल थी उसमें। इसीलिए पान वाले की इस प्रकार की टिप्पणी की हम घोर भत्सना करते हैं, आलोचना करते हैं। आज के अंक में यहीं तक। अगले अंक में इसी पाठ के, इसी कहानी के अतिरिक्त प्रश्न और उत्तरों के साथ आपके समक्ष आऊंगी। धन्यवाद।